कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 7 दिसंबर 2025 है। नमस्कार। पिछले 2 दिनों में देश भर की अदालतों से कई बड़े और दिलचस्प फैसले आए हैं। जी बिल्कुल। आज हम सिर्फ इन खबरों की हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इनके पीछे जो एक पैटर्न छिपा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और अगर आप इन सभी मामलों को एक साथ देखें ना, तो एक बहुत दिलचस्प खींचतान नजर आती है। कैसी खींचतान? एक तरफ है व्यक्तिगत अधिकार, आजादी, और दूसरी तरफ है सिस्टम, उसकी जवाबदेही और मतलब उसकी सीमाएं। सही। तो आज की हमारी जो पूरी बातचीत होगी वो इसी संतुलन और टकराव के इर्द गिर्द घूमेगी। बिल्कुल। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मुझे लगता है संदेशरा बंधुओं के मामले को लेकर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक भारी भरकम रकम के बदले उनके खिलाफ चल रही सारी आपराधिक और दीवानी कार्यवाहियों को खत्म कर दिया है। हाँ। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप भारत में न्याय प्रणाली को बाईपास कर सकते हैं? ये एक बहुत खतरनाक मिसाल नहीं बन जाएगी? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया और यही सवाल इस वक्त कानूनी गलियारों में हर कोई पूछ रहा है। देखिए, इस फैसले के 2 पहलू हैं। अच्छा। एक तरफ अदालत का तर्क ये हो सकता है कि सालों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से बेहतर है कि सरकारी बैंकों का जो पैसा है वो एक मुश्त वापस आ जाए। मतलब एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। हाँ, इसे एक तरह का व्यावहारिक समाधान, एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन माना जा सकता है, खासकर जब केस वापस लाने और सजा दिलाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और अनिश्चित हो। लेकिन व्यावहारिकता के नाम पर क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि वित्तीय अपराध अब सजा का नहीं बल्कि सिर्फ एक वित्तीय लेनदेन का मामला है? हाँ, मतलब अगर आप पकड़े गए तो जुर्माना भर दो और मामला खत्म। और यही इसका दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू है। आलोचकों का यही कहना है कि ये एक बहुत खतरनाक मिसाल है। ये एक संदेश देता है कि शक्तिशाली और अमीर लोग सजा से बच सकते हैं। और इसी से जुड़ा बॉम्बे हाईकोर्ट का विजय माल्या पर आया रुख देखिए। बिल्कुल। अदालत ने साफ साफ कहा, पहले भारत आओ, फिर हम तुम्हारा केस सुनेंगे। बिल्कुल सीधी बात। यहां अदालत का सिद्धांत एकदम स्पष्ट है, जो कानून से भाग रहा है उसे कानून की शरण नहीं मिल सकती। तो एक ही न्याय प्रणाली में आप देखिए 2 अलग अलग तरह के सिग्नल जाते दिख रहे हैं। और ये सिर्फ उद्योगपतियों तक ही सीमित नहीं है ना? अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ा मामला भी तो इसी जवाबदेही के सवाल को उठाता है। सही। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पारिवारिक फर्मों को जो सरकारी ठेके मिले हैं उस पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हाँ, वो मामला सीधे तौर पर हितों के टकराव से जुड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी तरह पूर्व IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा को जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 साल की सजा हुई है, हाँ, वो भी इसी पैटर्न का हिस्सा है। अदालतें ये साफ कर रही हैं कि चाहे आप राजनेता हो या नौकरशाह, पद का दुरुपयोग करने पर जवाबदेही तय की जाएगी। तो मतलब संदेशरा मामला एक अपवाद जैसा लग रहा है? बिल्कुल, वो एक अपवाद की तरह दिखता है, जबकि बाकी मामलों में अदालतें जवाबदेही पर बहुत सख्त नजर आ रही हैं। ये तो हुई सिस्टम और पैसे की बात। अब थोड़ा व्यक्तिगत अधिकारों की दुनिया में चलते हैं। जी। पिछले 2 दिनों में कई ऐसे फैसले आए हैं जो निजी रिश्तों, सम्मान और निजता की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। केरल हाईकोर्ट का फैसला मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, जहां उन्होंने कहा कि एक उच्च शिक्षित पत्नी को सिर्फ इसलिए गुजारा भत्ता देने से मना नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास डिग्री है। ये एक बहुत ही प्रगतिशील और यथार्थवादी फैसला है, बहुत जरूरी। हाँ। अदालत ने सच्चाई को पहचाना है कि डिग्री होना और नौकरी मिलना ये 2 अलग अलग बातें हैं। सही बात है। समाज में आज भी कई वजहों से पढ़ी लिखी महिलाएं काम नहीं कर पाती। तो अदालत का संदेश साफ है कि पति अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ इस आधार पर नहीं बच सकता कि उसकी पत्नी काम करने में सक्षम है। ये तो महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा को मजबूती देता है। बिल्कुल। और सम्मान की बात करें तो निजता यानी प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट की भी एक टिप्पणी आई है। जी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी महिला की गैर निजी गतिविधि की तस्वीर लेना वॉयरिज्म के अपराध में नहीं आता। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या ये महिलाओं की निजता के लिए एक झटका नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ अदालत कानून की बहुत ही बारीक, मतलब एक टेक्निकल व्याख्या कर रही है। अच्छा। कानून में वॉयरिज्म का अपराध तब बनता है जब किसी महिला को ऐसी स्थिति में देखा जाए या उसकी तस्वीर ली जाए जहां उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसे कोई नहीं देख रहा, जैसे बाथरूम या बेडरूम में। बिल्कुल, जिसे प्राइवेट एक्ट कहते हैं।
अदालत का कहना है कि अगर कोई महिला पब्लिक स्पेस में है तो उसकी तस्वीर लेना निजता का हनन या अपमानजनक हो सकता है, लेकिन वो आईपीसी की धारा 354C के तहत वॉयरिज्म का कानूनी अपराध नहीं होगा। समझ गई, मतलब ये एक तकनीकी स्पष्टीकरण है। हाँ, ये एक टेक्निकल क्लैरिफिकेशन है, ना कि निजता के अधिकार को कमजोर करना। ठीक है, यानी हर गलत काम के लिए एक खास कानून है और अदालत बस ये बता रही थी कि ये मामला उस खास कानून के दायरे में नहीं आता। एग्जैक्टली। इसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पुणे के स्टॉकिंग मामले में एक सीमा तय की है। बिल्कुल, उस मामले में अदालत ने साफ कहा कि आपका किसी के साथ पहले कोई रिश्ता था या कोई पैसों का विवाद है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे ऑनलाइन परेशान करने या बदनाम करने का लाइसेंस मिल गया। ये डिजिटल स्पेस में व्यवहार के लिए एक बहुत जरूरी लक्ष्मण रेखा है। हाँ, ये तीनों फैसले, गुजारा भत्ता, वॉयरिज्म और स्टॉकिंग, ये मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं कि कानून व्यक्तिगत रिश्तों और डिजिटल दुनिया की जो जटिलताएं हैं उन्हें कैसे समझ रहा है। व्यक्तिगत अधिकारों से अब एक और बड़े और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले मुद्दे पर आते हैं, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते अदालतों में ये मुद्दा छाया रहा। गायिका नेहा सिंह राठौर को उनके एक ट्वीट पर अग्रिम जमानत नहीं मिली। हाँ, और ये मामला बहुत कुछ कहता है। नेहा सिंह राठौर का जो ट्वीट था वो पहलगाम आतंकी हमला और प्रधानमंत्री पर था। जी। अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जो दिखाता है कि जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा हो तो अदालतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने में ज्यादा सतर्क हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर पूर्व सीजेआई BR गवई की टिप्पणी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। उन्होंने चिंता जताई है कि ऐसे मामलों में जो लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है वो खुद ही एक सजा बन जाती है। सही। मतलब केस का नतीजा चाहे कुछ भी हो, सालों तक अदालत के चक्कर काटना ही किसी भी आवाज को दबाने के लिए काफी है। आपने दोनों मामलों को बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा है। यही प्रोसेस इज पनिशमेंट का सिद्धांत है। भले ही नेहा सिंह राठौर अंत में बरी हो जाएं, लेकिन जमानत न मिलना, लंबी कानूनी लड़ाई, ये सब मिलकर एक ठंडा प्रभाव, एक चिलिंग इफेक्ट पैदा करता है। मतलब दूसरे लोग भी कुछ बोलने से पहले सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे। ये एक बहुत ही महीन रेखा है जिस पर न्यायपालिका को चलना पड़ता है। एक तरफ देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ एक नागरिक का मौलिक अधिकार। और इसी कड़ी में सेवानिवृत्त जजों और वकीलों का वो खुला पत्र भी है जो उन्होंने CJI को लिखा है। जी। रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में। हाँ, जिसमें अदालत की कुछ टिप्पणियों को अमानवीय बताया गया है। जी। उस पत्र का सार ये है कि न्यायपालिका से, खासकर सुप्रीम कोर्ट से, ये उम्मीद की जाती है कि उसकी भाषा संयमित और मानवीय गरिमा को बनाए रखने वाली हो, भले ही मामला कितना भी संवेदनशील क्यों न हो। तो यहाँ भी सवाल न्यायिक भाषा और उसकी सीमाओं का है। बिल्कुल। तो आप देख सकती हैं, नेहा राठौर का मामला हो, पूर्व CJI की टिप्पणी हो या ये खुला पत्र, ये सब एक ही बड़ी बहस का हिस्सा है। बोलने, लिखने और टिप्पणी करने की आजादी की सीमाएं क्या हैं और इन्हें कौन तय करेगा। बिल्कुल। और कभी कभी तो लोग इस आजादी का इस्तेमाल अदालत का समय बर्बाद करने के लिए भी करते हैं ना, जैसे अरुंधति रॉय की किताब वाले मामले में हुआ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को न सिर्फ खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। अदालत ने इसे प्रचार के लिए दायर की गई याचिका बताया। यह भी एक तरह से सिस्टम की सीमाओं को तय करना है। अदालत कह रही है कि आप जनहित याचिका यानी PIL के जरिए किसी लेखक की रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला नहीं कर सकते, खासकर जब आपके आरोप बेबुनियाद हों। अच्छा, अब बात करते हैं उन मामलों की जहां अदालतें खुद सिस्टम के अंदर की खामियों को देख रही हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही हैं। जी। जस्टिस मनमोहन की बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर पर जो टिप्पणी है वो मुझे इसी नजरिए से अहम लगी। यकीनन बुनियादी संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले से आया था और यह भारतीय लोकतंत्र का एक सुरक्षा कवच है। यह सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा। बिल्कुल। जस्टिस मनमोहन ने इस सिद्धांत को लोकतंत्र का रक्षक कहकर इसके महत्व को फिर से रेखांकित किया है। यह न्यायपालिका की उस भूमिका को याद दिलाता है जहां वो विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर एक नजर रखती है। और सिर्फ संविधान ही नहीं, अदालतें सामाजिक सुधारों पर भी अपनी भूमिका को लेकर सजग है। जस्टिस अभय ओका की टिप्पणी कि अंधविश्वास की आलोचना को अक्सर धर्म पर हमला मान लिया जाता है, ये काफी साहसी बयान है। यह एक बहुत पुरानी और जटिल बहस को छूता है। संविधान का अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 51H हमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए भी कहता है।
जस्टिस ओका इसी संतुलन की बात कर रहे हैं। अच्छा। उनका कहना है कि किसी हानिकारक सामाजिक प्रथा या अंधविश्वास की आलोचना करना धर्म की आलोचना करने के बराबर नहीं है। ये एक मुश्किल बहस है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। और जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारियां निभाने में फेल होता है तो अदालतों का गुस्सा भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। एक एसिड अटैक मामले के ट्रायल में 16 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी शर्मनाक और व्यवस्था का मजाक, ये बहुत कुछ कहती है। ये न्यायपालिका का आत्मचिंतन है। ये दिखाता है कि न्याय में देरी, खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ इतने गंभीर अपराधों में, खुद एक बहुत बड़ा अन्याय है। सही बात है। और इसी तरह कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला, जहां उन्होंने 32,000 शिक्षकों की भर्ती को एक मुश्त रद्द करने के सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया। हाँ, वो भी एक जरूरी फैसला था। वो भी व्यवस्था को सुधारने की एक कोशिश है। डिवीजन बेंच ने कहा कि कुछ लोगों की गलती की सजा सबको नहीं दी जा सकती। ये व्यक्तिगत दोष और सामूहिक दंड के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करता है। बिल्कुल। तो अब कुछ और जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं जो शायद इन बड़े थीम में फिट नहीं होती, लेकिन जानना जरूरी है। जी। स्वामी श्रद्धानंद, जो अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में 31 साल से जेल में है, उसकी दया याचिका पर जल्दी फैसले की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि जब कोई दोषी न्यायिक प्रक्रिया के सभी रास्ते इस्तेमाल कर चुका हो तो अदालतें बार बार दखल नहीं देती। ये न्यायिक अंतिमता का सिद्धांत है। अच्छा। कि हर मामले को कहीं न कहीं खत्म होना चाहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की रायबरेली से जीत को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी। हाँ, क्योंकि याचिका में ठोस सबूतों की कमी थी। चुनावी याचिकाओं में अदालतें बहुत सख्त होती हैं। आप सिर्फ हवाई आरोपों पर जनादेश को चुनौती नहीं दे सकते। आपको मजबूत सबूत देने होते हैं। बिल्कुल। और दो और मामले, एक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग की जांच के आदेश दिए हैं। ये एक संवेदनशील मामला है। और दूसरा, केरल में कांग्रेस विधायक राहुल मामकुटिल को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। देखिए, धर्मांतरण और आरक्षण का मामला बहुत जटिल संवैधानिक सवाल खड़े करता है, जिस पर आगे लंबी बहस होगी। वहीं विधायक वाले मामले में ये सिर्फ एक अंतरिम राहत है और मामला भी खत्म नहीं हुआ है, खासकर जब एक और FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो इन दोनों मामलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों की कानूनी दुनिया काफी हलचल भरी रही। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अदालतें पैसे और पावर की जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रही हैं, कैसे वे निजी रिश्तों की नई हकीकतों को कानून के दायरे में ला रही हैं, और कैसे बोलने की आजादी पर एक निरंतर बहस चल रही है। जी, आज की चर्चा से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि अदालतें सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं कर रही, बल्कि वे समाज के बदलते मूल्यों के साथ संतुलन बनाने का एक बहुत मुश्किल काम भी कर रही हैं। वे एक तरफ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा का दायरा बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ व्यवस्था की अखंडता को बनाए रखने के लिए सीमाएं भी खींच रही हैं। तो आज का हमारा विचार के लिए सवाल यही है, जब टेक्नोलॉजी, राजनीति और समाज और तेजी से बदलेंगे, तो क्या न्यायपालिका का ये संतुलनकारी कार्य और भी मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और तब प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए, व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता को या व्यवस्था की स्थिरता को? एक बेहतरीन सवाल। इसी सवाल के साथ कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज सुनने के लिए आपका धन्यवाद।